नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मैं पूजा प्रजापति आज बात करती हूँ एक ऐसे केस के बारे में जो तकरीबन 25 साल पुराना है। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। ये पूरा मामला, ये पूरा केस 25 साल पुराना है। आखिर ये था क्या? अगर आपको याद हो, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था कि लोगों के जहन से नहीं गया होगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, शायद से इससे अनभिज्ञ है। आखिर वो पूरा केस, पूरा मामला था क्या? ये पूरा मामला था चिश्ती रेप कांड। जी हाँ, चिश्ती रेप कांड, जिसमें मुख्य आरोपी जो 3 लोग थे वो चिश्ती चिश्ती कास्ट के थे। आखिर ये पूरा मामला था क्या? आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों में, कुछ छोटी छोटी बातों में ये पूरा घटना, ये पूरी जो दास्तान थी, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। जी हाँ, ये जो पूरा मामला था, इसमें एक चेन बनाई गई हिंदू लड़कियों की। एक चेन ऐसी कि सबसे पहले तो इसमें जो लड़की फंसी इस पूरे रेप कांड में, चिश्ती रेप कांड में, वो लड़की थी सोफिया। जी हाँ, सोफिया, जो एक मुस्लिम लड़के से इश्क कर बैठी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होना है। सोफिया अपनी दोस्तों को, जी हाँ, सोफिया जो पहली ऐसी लड़की थी जो इस पूरे मामले में फंसी, उसके बाद उसकी दोस्त ऐसे करते करते एक चेन बन गई। अजमेर में एक ऐसा भी समय आया जब लोग अपने बच्चों की शादियों को लेकर के पूछताछ करने लगे। जब भी उनके घर पे उनके लड़कों के लिए शादी के रिश्ते को लेकर लड़कियों की फोटोज जाती थीं, तो लड़के, अजमेर में एक पत्रकार थे जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया, जिनका नाम था संजय रावत। जी हाँ, लोग उनके पास जाते और कहते कि आप शायद जानते होंगे, क्या ये वही लड़की तो नहीं है जो चिश्ती रेप कांड से जुड़ी हुई हो? एक ऐसा पूरा मामला जिसे लोगों के दिलों को दहला दिया था। जी हाँ, और इसमें कोई चिश्ती ही नहीं, बल्कि इसमें राजनेता, अधिकारी और ना जाने ऐसे कितनी बड़ी शख्सियत शामिल थी, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई वो डिले होती चली गई, सिर्फ इन बड़े लोगों के चलते। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इससे जुड़े जुड़े कुछ ऐसे मुख्य तथ्य जो शायद आपको जाने बहुत जरूरी हैं। चिश्ती रेप कांड। जी हाँ, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये पूरा मामला तकरीबन 25 साल पहले हुआ था, जिसमें आदमियों का एक गैंग अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउसों पर बुला बुलाकर उनके साथ रेप की घटना को अंजाम देते थे, और उनके घर वालों को एक भनक तक नहीं लगती थी। रेप की गई लड़कियों में आईएएस, आईपीएस की बेटियां भी शामिल थीं। ये सब किया गया अश्लील फोटो खींचकर, पहले एक लड़की, फिर दूसरी लड़की, और ऐसे करते करते 100 से ऊपर लड़कियों की एक चेन बना दी गई। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थीं। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में से एक थी। जी हाँ, अधिकारी बोल तो देते हैं कि पता तो पहले से था, लेकिन कम्युनल टेंशन ना हो जाए इसलिए कोई कदम नहीं उठाया। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था। फार्म हाउसों में बुलाकर किया जाता था इन लड़कियों के साथ रेप। फारूक चिश्ती नाम के एक आदमी ने पहले सोफिया, जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, ये वो पहली लड़की थी जो इस पूरे मामले में जो
कह सकती हूँ बहुत जो पहला इसके साथ जो घटना है वो पहली लड़की सोफिया थी जो स्कूल की थी और एक लड़की इसी लड़की को फंसाया गया। लड़की की अश्लील फ़ोटो खींची गई। बाद में इस फ़ोटो के ज़रिए ब्लैकमेल करके और लड़कियां बुलाई गईं। डर कर लड़की अपने दोस्तों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। फिर उसके बाद उसकी दोस्त, फिर उसने अपनी दोस्त, उसके बाद तीसरी लड़की ने अपनी दोस्त, ऐसे करते करते तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नज़रों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती थीं। कहते हैं कि बाकायदा गाड़ियां लेने आती थीं इन्हें और घरों पर छोड़ भी जाती थीं। लड़कियों की रेप के वक्त की फ़ोटोज़ खींच ली जाती थीं। फिर उन्हें डरा धमकाकर लड़कियों को बुलाया जाता था और साथ ही ये भी कहा जाता था कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, सरकारी अधिकारी ये सब शामिल थे। सोफिया स्कूल और कॉलेज अजमेर मास्टरमाइंड थे। कांग्रेस यूथ लीडर इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे और जो मेन मास्टरमाइंड था वो था फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों यानी कि केयर टेकर्स तक भी थी। खादिमों तक पहुंचने के कारण रेप करने वालों के पास राजनैतिक और धार्मिक दोनों ही पावर थी। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थीं। यह कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां ही थीं। अधिकारियों को लगा कि केस का खुलासा होने से हिंदू मुस्लिम नाम के दंगे हो सकते हैं। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते चले गए। आखिर में 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी शामिल था। मुंह खोलने वालों को मिली जान से मारने की धमकियां। भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आने वाले इस केस ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज की आग को हवा दे दी। जो भी लड़ने के लिए आगे आता उसे धमकाकर बैठा दिया जाता। इंडिया प्रेस ने ये दावा भी किया कि इस केस में उन्हीं लोगों को पकड़ा गया जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं था। कहा गया कि सिर्फ कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट बनाया गया है। अजमेर मुल्ला समूह एनजीओ ने जब केस के लिए लड़ाई शुरू की तो जान से मारने की धमकी की वजह से एक्टिविस्ट ने हाथ पीछे खींच लिए। कहते हैं कम्युनिस्ट वकील पार्शम शर्मा को केस बंद करने की धमकियां भी मिली। लड़कियों के घर वालों ने तो सामने आने से ही मना कर दिया था। एक के बाद एक मरती गई लड़कियां। जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थीं उनमें से कईयों ने तो सुसाइड कर लिया। एक ही साथ 6-7 लड़कियां मर गईं। न सोसाइटी आगे आ रही थी न उनके परिवार वाले। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने ये कदम उठाया था। एक ही स्कूल की लड़कियों का एक साथ सुसाइड करना एक अजीब सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। ये बात आगे चलकर केस को एक्सपोज करने में मददगार रही। स्कैंडल का राज खोलने वाली 2 लड़कियां जिनमें पुलिस और महिला संगठनों की कोशिशों के बावजूद लड़कियों के परिवार वाले आगे नहीं आ रहे थे, वहीं इस गैंग में शामिल लोगों के नेताओं से कनेक्शन की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला। बाद में किसी एनजीओ ने पड़ताल की। फोटोज और वीडियोस के जरिए 30 लड़कियों की शक्लों की पहचान की गई। इनसे जाकर बात की गई। केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के डर से बहुत से परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही इस पूरे केस को फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियों के चलते 10 लड़कियां पीछे हट गईं। बाकी 2 लड़कियों ने ही इस केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। 1992 से अब तक क्या हुआ है इस केस में, इस केस से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या क्या हुआ आरोपियों के साथ। 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा।
लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम का आदमी ने बेल से छूटने के बाद सुसाइड कर लिया। केस का पहला जजमेंट आया 6 साल बाद। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम करते हुए उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। कहा गया कि 10 साल जेल की सजा ही काफी है। सजा कम होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस 10 साल की सजा के खिलाफ अपील लगा दी। इसके साथ ही जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट और आरोपियों दोनों की फाइल्स को खारिज कर दिया। एक और आरोपी सलीम नफीस को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा गया। वो भी बेल पर छूट कर आ गया। बेल पर आने के बाद से उसके बारे में अब तक कोई भी खबर नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई खबर नहीं कि क्या हुआ उन रेपिस्ट का, सलीम कहाँ है, फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई या नहीं हुई। अजमेर सेक्स स्कैंडल पर लिखी गई है किताब अनुराधा मारवा। जी हाँ, अनुराधा मारवा की ये किताब है, डर्टी पिक्चर नाम की ये किताब, जिसमें लिखा है अनुराधा ने पूरे केस की स्टडी के बाद ये बुक लिखी। किताब की थीम है अजमेर रेप केस की स्टोरी। किताब रियलिटी और इमेजिनेशंस का एक मिश्रण है। स्टोरी एक एम्बिशियस लड़की की है जो कुछ पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आ जाती है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे 25 साल पुराने केस में आगे क्या कार्रवाइयां की जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।